नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। वैक्सीनेशन सेंटर का लिया जायजा, स्वास्थ्य टीम व कोरोना वॉरियर्स का किया सम्मान। मालवा में कोहरे का कहर जारी, मंदसौर व सीतामऊ में हाड़ कपा देने वाली ठंड से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। अगले 48 घंटों तक इसी तरह का मौसम रहने की मौसम विभाग ने दी चेतावनी। और मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने की पत्रकारों से चर्चा। वर्तमान कोरोना हालातों को देखते हुए छात्रों के भविष्य के मद्देनजर उचित निर्णय लेकर परीक्षा संपन्न कराने की कही बात। फिलहाल बताई वेट एंड वॉच की स्थिति। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। मंदसौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय रविवार को मंदसौर पहुंचे। उन्होंने जिले में चल रहे वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर मंदसौर शहर के लॉन्ड्री एरिया स्थित वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। यहां उन्होंने वैक्सीनेशन कर रही टीम का स्वागत सम्मान किया। इसके साथ ही वैक्सीनेशन डोज लगा रहे फ्रंट लाइन वर्करों का भी सम्मान किया। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि देश की इतनी बड़ी आबादी को तय समय में टीकाकरण करने का कार्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ है, जो अकल्पनीय है। उन्होंने टीकाकरण कार्य में लगे स्वास्थ्य विभाग के साथ अन्य संस्थाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देते हुए कहा कि विषम परिस्थितियों में भी हमारे कोरोना वॉरियर्स ने मिलकर इतनी बड़ी आबादी में वैक्सीनेशन का कार्य किया है। ये सब बधाई के पात्र है। राजनीति में कुछ भी संभव, यूपी में 300 सीटें जीतने का दावा। पत्रकारों के सवाल पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के पास 325 सीटें हैं। टिकट को लेकर जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, जिन्हें लग रहा था कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे लोगों से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें टिकट देते तो बीजेपी को हारना पड़ता। इसलिए जो छोड़कर जा रहे हैं उनसे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि यूपी में बीजेपी को 300 सीटें मिलेंगी। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान का उन्होंने शुरुआत की और आज 1 वर्ष पूरा हो गया। सारी दुनिया बहुत आश्चर्यचकित तरीके से देख रही है कि 130 करोड़ देश के अंदर किस प्रकार वैक्सीनेशन होता है। हमारे यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि पहाड़ है, नदियाँ हैं, जंगल है और ट्राइबल इलाका है, जहाँ जाकर हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और सामाजिक संगठनों ने जिस प्रकार वैक्सीनेशन अभियान को अंजाम दिया है, मैं समझता हूँ कि उसका कारण है कि कोविड की तीसरी लहर में सारी दुनिया हिल गई, पर भारत में आई ज़रूर है, पर ऐसा कोई बहुत बड़ी जनहानि नहीं है। उसका कारण है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार निःशुल्क वैक्सीनेशन के माध्यम से इस देश की जनता को स्वास्थ्य का सुरक्षा चक्र प्रदान किया है, ये एक बहुत बड़ी सफलता है। मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया इसके ऊपर आश्चर्य करती है मैनेजमेंट के बारे में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज तक 156 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। 15 से ऊपर वाले लगभग 3 करोड़ हमारे नौजवानों को भी वैक्सीनेशन लग चुका है। कुल मिलाकर एक ऐतिहासिक प्रोग्राम ये रहा, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और मैं समझ सकता हूँ कि देश की जनता की इस प्रकार उन्होंने चिंता करती है, जैसे पेरेंट्स चिंता करते हैं, जैसे माँ चिंता करती है, जैसे पिता चिंता करते हैं, ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे देश की जनता की चिंता की है। मैं उनको तो धन्यवाद दूंगा ही, पर साथ ही मेडिकल के हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, फिर सामाजिक संगठन और देश के अंदर एकमात्र राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, जिनके कार्यकर्ताओं ने भी जाकर गांव-गांव में इस वैक्सीनेशन अभियान को की सफलता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो मैं JP नड्डा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में ही एक स्वास्थ्य सेल बनाया है। और हमने टारगेट किया था कि 2 लाख कार्यकर्ता हम खड़े करेंगे, किंतु 4 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता सारे देश में हेल्थ वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अभियान था, सफल अभियान है। ये हमारे देश की जनसंख्या को स्वास्थ्य का सुरक्षा चक्र जो प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीनेशन के माध्यम से दिया है, हम प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर से देखिए, अब वो तो बच्चे हैं अभी,
उनकी बात का क्या जवाब दूँ मैं। शायद उन्होंने देश की राजनीति का इतिहास नहीं पढ़ा है कि पूरी की पूरी हरियाणा के अंदर भजन मंडली कांग्रेस में चली गई थी। तो भजन लाल जी के नेतृत्व में पूरी की पूरी मंडली भजन फ्रंट लाइन थी सारे समाचार पत्रों में कि पूरी भजन मंडली कांग्रेस में। तो दल बदल की शुरुआत किसने की, राजनीति को प्रदूषित इस देश के अंदर किसने किया, सब जानते हैं। सर यूपी में आपके कितना दौरे रहेंगे, किस तरह से दौरे रहेंगे? मैं यूपी अभी 2 बार होके आया, उत्तराखंड भी होकर आया हूँ और अभी गोवा जाना है। मैं एक तरीके से पार्टी की ओर से जो भी रबल शूटिंग का काम है वो कर रहा हूँ। प्रियंका गांधी का एक स्लोगन आया है कि नारी हूँ लड़ सकती हूँ, इसको लेकर मध्य प्रदेश में भी शुरुआत हो चुकी है, कितना सही मानते हैं? देखिए, उनका नारा कहाँ पर क्या होता है ये पता नहीं, पर ये बात सही है कि राजस्थान में एक बालिका के साथ रेप हुआ, कांग्रेस की सरकार है, उसके ऊपर सोनिया जी एक शब्द नहीं बोलती। यदि लड़ सकती है तो वहाँ जाकर लड़े। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील पर स्थित गांधी सागर बांध को लेकर CAG की रिपोर्ट पर मध्य प्रदेश डैम सेफ्टी डायरेक्टर व बोधि विंग जांच दल पहुंचा गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध कार्यपालन यंत्री HK मालवीय से मिली जानकारी के अनुसार गांधी सागर बांध सुरक्षित है, डेंजर जोन में नहीं है। 5 जनवरी की CAG रिपोर्ट में बांध का सर्वे कर पाया गया कि गांधी सागर बांध सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है व बांध को मरम्मत की भी तुरंत तय सीमा में आवश्यकता है। उक्त रिपोर्ट जब मध्य प्रदेश बांध सुरक्षा डायरेक्टर व बोधि विंग के पास पहुंची तो 5 सदस्यों का दल 11 जनवरी को गांधी सागर पहुंचा। साथ ही गांधी सागर बांध कार्यपालन यंत्री HK मालवीय व SDO के साथ जांच में DL द्वारा पाया गया कि 2019 में अधिक मात्रा में जल भराव व प्राकृतिक आपदा से स्थितियां निर्मित हुई है। सुरक्षा की दृष्टि से बांध में तकनीकी प्रयोग जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम, बायोमेट्रिक सर्वे, स्काडा सर्वे व अन्य टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर बांध को जल भराव व सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित किया जा सकता है। वहीं बांध की सीमा में पठार होने से चट्टानों का गिरना रोकने के लिए शॉर्ट स्ट्रीटिंग कर मार्ग व बांध को सुरक्षित किया जाए। अत्यधिक जल भराव को लेकर विभाग द्वारा 2006 में टनल पाइपलाइन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाना प्रस्तावित हुआ था, लेकिन इस प्रयोग से अन्य राज्यों में स्थित बांध क्षतिग्रस्त हो सकते थे, इसलिए इस प्रस्ताव को बंद कर दिया गया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। डैम जो डेंजर जोन में तो कतई नहीं है। मुख्य तौर पे जो CAG के सुझाव थे, CWC के सुझाव थे और DSRP जो पैनल है उनके जो सुझाव थे उन पे आधारित CAG ने ये ऑब्जर्वेशन लिए थे कि उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने के कारण बांध असुरक्षित हो सकता है। असुरक्षित नहीं है ऐसा कतई नहीं, आशय नहीं है, लेकिन आगे भविष्य में कभी असुरक्षित हो सकता है। तो उनके जो सुझाव है उनका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए उनके अपने सुझाव थे, जिसके परिपालन में ACS सर के निर्देश पर और प्रमुख अभियंता के निर्देश पर यहाँ पर एक टीम आई थी, जिसमें CE बोधी, CE ENM भोपाल, डायरेक्टर डैम सेफ्टी और डायरेक्टर ड्रिप बोधी की और हमारे जो चीफ इंजीनियर है उज्जैन से अधीक्षण यंत्री, ये सभी लोग एक एक्सपर्ट पैनल के रूप में यहाँ पर आए थे और उन पैराज के एक एक बिंदुओं का उन्होंने अध्ययन करके उसमें जो चीज़ें छूट रही थी उनका भी समावेश करते हुए प्राक्कलन बनाने के हमको निर्देश दिए हैं, जिसका जल्द ही टेंडर लगा के और विभाग द्वारा वो काम किए जाएंगे। बड़े गड्ढे 2006 में ज़रूर हुए थे, लेकिन 2019 में नहीं हुए हैं। जो गड्ढे बने हुए थे उनको कंक्रीट करके और फिलअप कर दिया गया था और 2019 में जैसी स्थिति हुई थी ऐसी स्थिति फिर से निर्मित ना हो, इसके लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम के रूप में हमारी जितनी भी गेजिंग साइट्स हैं उनका सुदृढ़ीकरण करने के प्रस्ताव हमारे द्वारा प्रेषित कर दिए गए हैं, जो ट्रिप के अंतर्गत उनको लिए जाएंगे। डैम के डाउनस्ट्रीम में जो पुलिया है वो असुरक्षित कतई नहीं है। उसमें अगर मामूली से जो भी रिपेयर मेंटेनेंस जो करवाया जाना है वो हम ज़रूर करवाएंगे। इसी के साथ में जो
डैम के क्षेत्र का जो 4 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसमें भी पूरी तरह हम टार रोड बनाने का कार्य इसमें लेंगे। नहीं, उन्होंने जो संभावना व्यक्त की थी, ये आगे ऐसी स्थिति निर्मित ना हो उसको मंदसौर में श्री फूलमाली चोखरा पंचायत समिति के विगत दिनांक 25 दिसंबर 2021 को पशुपतिनाथ मंदिर स्थित समाज की धर्मशाला में चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें समाजजनों ने मतदान का उपयोग कर 9 पदाधिकारियों का चयन किया। दिनांक 16 जनवरी 2022 को मंदसौर में स्थित फूलमाली धर्मशाला में पदभार व शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें अध्यक्ष रूप में निर्वाचित मुकेश यादव, उपाध्यक्ष दिलीप दायमा, सचिव गोवर्धन दैया, कोषाध्यक्ष मुकेश गहलोत, सहसचिव भोतलाल गहलोत, संगठन मंत्री लक्ष्मी नारायण गहलोत को निर्वाचन अधिकारी ओंकार लाल धनोतिया ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई व निवर्तमान अध्यक्ष नंद किशोर राठौर ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष मुकेश यादव को चार्ज दिया। इसके पंचायत नवनिर्वाचित समिति के पदाधिकारियों की प्रथम बैठक नवनिर्वाचित अध्यक्ष मुकेश यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें नवीन कार्यकारिणी व सम्मानीय पदों पर नियुक्तियां की गई, जिसमें कार्यकारिणी सदस्य के रूप में भूपेंद्र महावर, देवेंद्र उनियारा, दिलीप देवड़ा, मदन हरोड़, गोपाल उनियारा, लक्ष्मी नारायण धनोतिया, सोहनलाल मोरी, राजेश महावर, मोहनलाल वीरपुरा, कैलाश सोलंकी, बद्रीलाल मोरी को मनोनीत किया गया। साथ ही संयोजक के रूप में गंगाराम जाधव, सुनील देवरिया, चंद्र प्रकाश सोलंकी, बालाराम सोलंकी का मनोनयन किया गया व संरक्षक पद पर शिवलाल सोलंकी, मांगीलाल सोलंकी, बालमुकुंद रावलिया, हीरालाल धनोतिया को मनोनीत किया गया व परामर्शदाता के पद पर बलराम सोलंकी, देवानंद उनियारा, ओंकार लाल धनोतिया, नंदकिशोर राठौर का मनोनयन किया गया। शपथ ग्रहण समारोह का संचालन ओंकार लाल धनोतिया द्वारा किया गया व आभार सचिव गोवर्धन लाल दैया ने माना। ज्योतिबा फूले अमर रहे, ज्योतिबा फूले अमर रहे, सावित्रीबाई फूले अमर रहे, गजानन जी महाराज की जय, महात्मा ज्योतिबा फूले अमर रहे, महात्मा ज्योतिबा फूले अमर रहे, माता सावित्री देवी फूले अमर रहे, माता सावित्री देवी फूले अमर रहे, ज्योतिबा फूले अमर रहे, ज्योतिबा फूले अमर रहे। फूलमाली चोखरा पंचायत समिति जो 25 दिसंबर को यहाँ समाजजनों द्वारा चुनाव संपन्न करा गए इस समिति के, जिसमें नवनिर्वाचित समिति के पदाधिकारियों को निवर्तमान समिति द्वारा पदभार और निर्वाचन अधिकारी द्वारा इन्हें शपथ दिलाई गई। नवनियुक्त पदाधिकारियों को एवं पूर्व समिति द्वारा इनको पदभार एवं दायित्व सौंपा गया। आज श्री फूलमाली चोखरा पंचायत समिति के जो विगत दिनों चुनाव हुए थे, उस चुनाव के पश्चात आज चार्ज का आदान प्रदान हुआ है। पुरानी जो समिति थी उस समिति ने जो नवनिर्वाचित जो पदाधिकारी थे, नव जो पैनल बनी है, उनको आज उन्होंने चार्ज दिया है। मालवा के मंदसौर इलाके में इन दिनों कड़ाके की ठंड अपना कहर ढा रही है। पिछले दिनों बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने जहां किसानों को नुकसान पहुंचाया, तो वहीं अब हाड़ कपा देने वाली ठंड आम जन का जीना दुश्वार कर रही है। रविवार दोपहर तक शहर कोहरे की चादर से ढका रहा। गनीमत रही कि दोपहर बाद सूर्य की किरणें शहर पर पड़ी और मौसम खुला, लेकिन सर्द हवाओं का सितम इन दिनों जिले में जारी है। मौसम विभाग की चेतावनी अनुसार अगले 48 घंटे तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। जिले में कैसा है मौसम का मिजाज, ये बता रहे हैं SBCN संवाददाता देवेंद्र मौर्य। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के चलते जहां किसानों के माथे की चिंता की लकीरें बढ़ी है, तो उसके बाद अब जैसे ही बारिश ने अपना रुख बदला, तो अब तेज़ ठंड ने जो है लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बीते कई दिनों से जो है इलाके में खाड़ कपकपा देने वाली ठंड लगातार जारी है। मंदसौर ज़िले की यदि बात करें तो मंदसौर ज़िले का जो तापमान है वो लगातार गिरता जा रहा है। बीते शनिवार की बात करें तो अल सुबह का तापमान 6 डिग्री करीब था, लेकिन आज रविवार सुबह यानी कि अभी की यदि बात की जाए तो यह तापमान
गिरकर 5 डिग्री तक पहुंच गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इससे अंदाज़ा लगा सकता है कि किस कद्र की जो ठंड है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। सुबह घना कोहरा करीब 12 बजे तक जो है कोहरे की चादर से पूरा शहर ढका रहा था, जिसके बाद सूर्य ने अपने दीदार दिए, दर्शन दिए और उसके बाद कुछ हद तक धूप निकली और विजिबिलिटी बेहद कम नज़र आई। सुबह वाहनों को जो लाइट का सहारा जो रोशनी के सहारे से सड़क पार करना पड़ी। तो निश्चित ही जो ठंड है वो अपने तेवर दिखा रही हैं। बता दें कि जो उत्तरी हवा है उनका ये असर है और पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है मौसम इस तरीके से बन रहा है। आगामी 48 घंटों की यदि बात की जाए तो मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 48 घंटों तक हालात कुछ इसी तरीके से रहने वाले हैं। यानी कि साफ है कि चाहे मकर संक्रांति का पर्व निकल चुका हो, लेकिन फ़िलहाल इस तरह की ठंड से फ़िलहाल किसी तरीके की राहत नहीं है। ठंड के जो तेवर है, सर्दी का जो सितम है, बीते कई दिनों से जारी है। तो आगामी कुछ दिनों तक जो है इसका असर देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, जो मावठा गिरने की संभावनाएं जो है मंदसौर इलाके में, मालवा इलाके में जताई जा रही थी, फिलहाल मौसम विभाग ने उसे इनकार किया है कि मावठे की किसी तरीके से संभावना नहीं है। लेकिन यह साफ है कि जो ठंड है, कपकपा देने वाली ठंड है, वो लगातार जारी है और आने वाले 48 घंटे तक मौसम के हालात इसी तरीके से बने रहेंगे। ऐसे में साफ है कि अगर आप सुबह घर से निकल रहे हैं तो उन्हीं वस्त्रों को जो है अच्छे से लपेट कर निकले या फिर निकले ही नहीं, क्योंकि सर्दी का सितम बेहद जारी है और ऐसे में मौसमी बीमारियों का खतरा भी है। तो निश्चित ही ठंड अपने तेवर लगातार दिखा रही है और आने वाले कुछ दिनों तक इससे कोई राहत नहीं मिलने वाली है। मंदसौर में भी हालात कुछ इसी तरीके से, पूरे ज़िले भर में घने कोहरा जो है अल सुबह देखने को मिल रहा है। शनिवार रविवार के जो दिन की यदि बात की जाए तो ठंड काफ़ी हद तक जो है तेज़ नज़र आई और कोहरा भी जो है काफ़ी हद तक जो है पूरे ज़िले भर में नज़र आया। रविवार सुबह के काफ़ी जो है अलग टाइप के हालात थे। घने कोहरा जो है पूरे शहर में छाया रहा और दोपहर बाद जो है ये मौसम खुला। तो निश्चित ही मौसम विभाग की चेतावनी अनुसार आने वाले दिनों तक आपको इसी तरीके से मौसम का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन शुभम चौहान के साथ देवेंद्र मौर्य, SBCN टाइम्स मंदसौर। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मंदसौर जिले के शहरी क्षेत्रों में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा, जिसके कारण यात्री ट्रेनें भी अपने समय से कुछ मिनटों की देरी से शामगढ़ प्लेटफॉर्म पर सुबह सुबह पहुंची। मौसम के इस बदलाव के कारण क्षेत्र में घना कोहरा 1 बजे तक छाया रहने के बाद बादल छटने लगे और धीरे धीरे मौसम साफ होता नजर आया। ठंडी हवाओं के कारण सुबह से ही ये क्षेत्र घने कोहरे से घिरा रहा, जिससे ठिठुरन भरी ठंड के कारण जगह जगह लोग अलाव तापते हुए नजर आए। तो कुछ लोग इस ठिठुरन भरी ठंड में सुबह सुबह मैदानों में कसरत, योगा एवं दौड़ते हुए भी नजर आए। दिन भर क्षेत्र में रहे मौसम के बदलाव के कारण ठिठुरन भरी ठंड एवं सुबह से लेकर 1 बजे तक छाया रहा कोहरा, बादल छटने के बाद निकली धूप। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। वहीं मंदसौर में दशपुर प्रेस क्लब ने कोविड कार्यशाला का आयोजन किया। दशपुर प्रेस क्लब मंदसौर द्वारा रविवार को कोविड कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान भी किया गया। रविवार को शहर के सिंधु महल में दशपुर प्रेस क्लब मंदसौर ने कार्यक्रम आयोजित कर कोविड कार्यशाला पत्रकारों के लिए आयोजित की, जिसमें जिला स्वास्थ्य अधिकारी सहित चिकित्सकों ने पत्रकारों के समक्ष कोरोना से बचाव, प्रभाव और सावधानियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसके साथ ही आयोजन में शहर के वरिष्ठ पत्रकार गणों का सम्मान भी किया गया। दशपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकारगण, जनप्रतिनिधि सहित युवा पत्रकार शामिल हुए। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। बहुत शुभकामनाएं, ताली बजा करके भी तो उसने संत कबीर से पूछ लिया कि कबीर जी, आप तो दिन भर कपड़े शब्दों में तेरे को नहीं कह सकता,
पर चल अपन बाहर चलते हैं। कबीर जी उस व्यक्ति को अपने घर के बाहर लेकर के आए और बाहर जब लेकर के आए तो थोड़ी देर वो अहाते में खड़े रहे। नाचने की मुद्रा में चली आ रही थी, दोनों हाथों के एक्शन भी उसके चल रहे थे, मुंह से भी वो कोई गीत गुनगुना रही थी। तो कबीर जी गुनगुना रही है और हाथ उसके मुद्रा में चल रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे लिए कुतूहल की बात तो है कि इसके सर पर झटका रखा हुआ है। इस बात का ध्यान इसमें पूरा है कि कोरोना जब इसको ध्यान है कि मटका गिरना चाहिए। साथीगण, आज का विषय बनाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। तो आप लोग जनवरी 2020 से ही सुनते आ रहे हैं, हम कोरोना से पहली लहर से भी जूझे हैं। पहली लहर जो है धीरे धीरे आई थी और गई भी धीरे धीरे थी और काफ़ी लोगों को परेशान करते हुए गई, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा खामियाजा लॉकडाउन के दो हमारे मजदूर साथी ये लोगों ने ज़्यादा भुगता है। इसके बाद जब द्वितीय लहर आई तो वो भयावह थी। किया उन्होंने भी कोविड केयर सेंटर खोले और वो भी बढ़ते गए। दूसरी लहर में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसने अपने किसी साथी को, परिवारजन को। दस्तूर प्रेस क्लब ने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कोरोना के प्रति हम सबका क्या कर्तव्य है, पत्रकारों को जागृति का क्या संदेश देना है, आम व्यक्ति तक इस महामारी को लेकर के सजगता और सतर्कता का क्या बिगुल बजाना है, इन सब बिंदुओं पर पत्रकारों को जागृत करने का प्रयत्न किया। यह सराहनीय है, वास्तव में प्रशंसनीय है। कोरोना की तीसरी लहर हमारे द्वारों पर दस्तक दे रही है और आम व्यक्ति में सार्वजनिक तौर पर उसके प्रति काफ़ी भय एवं काफ़ी चिंता है। इस चिंता और भय को कम करने के लिए पत्रकारों को वैचारिक जागरण का संदेश देना चाहिए एवं कोरोना के लक्षणों को, उनसे बचाव को, उसके प्रति सावधानी रहने के बिंदुओं को स्पष्ट करना चाहिए। यही आज के इस सेमिनार का लक्ष्य था और दस्तूर प्रेस क्लब ने इस सेमिनार के माध्यम से इस वैचारिक क्रांति को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। यह सराहनीय प्रयत्न था, प्रशंसनीय प्रयत्न है। दस्तूर प्रेस क्लब को की इससे हेतु प्रशंसा की जानी चाहिए। धन्यवाद। दस्तूर प्रेस क्लब द्वारा आज आयोजित कोविड से रक्षा के लिए जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, निश्चित रूप से बहुत ही प्रेरणादायी हैं और आम जन को इस तीसरी लहर में किस प्रकार से खुद को सुरक्षित रखते हुए अपने परिवार की सुरक्षा करना है, पूरे समाज की इस कोरोना से सुरक्षा करना है। और आज का जो कार्यक्रम दस्तूर प्रेस क्लब ने रखा है, निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। प्रेस क्लब के अध्यक्ष माननीय निमिचंद जी राठौर और उनकी टीम को मैं बधाई शुभकामना देना चाहता हूं कि आपने इस कोरोना संकट काल में भी जागरूकता के साथ लोगों को और समाज को जागरूक करने के जो आपने कार्यक्रम रखा गया है, निश्चित से आपसे बधाई के पात्र हैं। इससे एक नया वातावरण निर्मित होगा, कोई संदेश को जन जन तक पहुँचेगा ताकि सब लोग कोरोना से सेफ्टी रहें और मास्क लगाएं बराबर। कोरोना जो कोविड के जो नियम हैं, 2 गज की दूरी है, मास्क अनिवार्य है, सैनिटाइजर हाथ लगातार करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यही आज का उद्देश्य था। बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम रहा। सीतामऊ क्षेत्र में कोहरे और ठंड से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लगातार पिछले 2 दिनों से जिले में कड़ाके की ठंड ने अपना तेज असर दिखाना शुरू कर दिया है। ठंड अधिक होने के कारण लोग ठिठुरते दिखे। लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं घना कोहरे से अब किसानों की फसलें भी खराब होने की आशंका बनाई हुई है। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव से ठंड बढ़ती जा रही है। रविवार सुबह से ही सड़कों पर घना कोहरा छाया रहा।
सीतामऊ क्षेत्र में भी घने कोहरे के कारण सड़कों पर वाहन रेंग रेंग कर चलते दिखाई दिए, जिससे वाहन चालकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि 11 बजे के बाद कोहरा तो छट गया, लेकिन कड़ाके की ठंड का असर दिन भर जारी रहा। शीतलहर के कारण दिन में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ठंड के चलते जनजीवन पर असर पड़ा है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते दिखे। वहीं लगातार कोहरे एवं धुंध के कारण फसलों पर भी बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। SBCN टाइम्स के लिए सीतामऊ से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मल्हारगढ़ नगर में प्रथम आगमन पर नगर भाजपा एवं जिला महामंत्री राजेश दीक्षित की अगवानी में भव्य स्वागत हुआ। मंत्री जी के साथ मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, जिला भाजपा अध्यक्ष नानालाल अटोलिया द्वारा मल्हारगढ़ बस स्टैंड पर पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यकर्ताओं से भेंट की। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष नानालाल अटोलिया, जिला महामंत्री राजेश दीक्षित, नगर भाजपा अध्यक्ष आशीष विजयवर्गीय, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष दिनेश प्रजापति, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष शिवलाल जोशी, पिछड़ा मोर्चा जिला महामंत्री विजय राठौर, सांसद प्रतिनिधि धर्मेंद्र गहलोत, नगर महामंत्री मनीष चौहान, मुकेश सोनी, अनिल यति, कैलाश फरकिया, प्रकाश जोशी, बाबूलाल डाका, मंडल मीडिया प्रभारी मोहन सेन कछावा, राज तिलक गौड़, विशाल मंडवारिया, अनिल परिहार, रिंकू जैन, पिंकेश मांदलिया, पीयूष गुप्ता, विकास राठौर, कृष्णकांत सेन, एहसान मेव, दरबार सिंह कुम्हारी, पिंटू राठौर व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंदसौर जिले के गरोठ जनपद के गांव खारखेड़ा पंचायत सचिव नंदलाल व्यास का 10 वर्ष सेवा देने के बाद शासन की नीति अनुसार स्थानांतरण होने पर ग्रामवासियों द्वारा ढोल ढमाकों के साथ घोड़ी पर बिठाकर गांव में जुलूस निकाला गया। सचिव नंदलाल व्यास को विदाई दी गई। विदाई के समय ग्रामीण भावुक हो गए। सचिव की विदाई के समय कई ग्रामीण जनों की आंखों से आंसू झलके। सचिव व्यास ग्रामीणों को लगातार 10 वर्षों से सेवा दे रहे थे। सचिव का गांव में घर घर पर स्वागत हुआ। SBCN टाइम्स के लिए गरोठ से शुभम चौहान की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब रुक करते हैं नीमच से जुड़ी खबरों की ओर। कोरोना के हालात को देखकर परीक्षाओं का निर्णय होगा। ये बात आज नीमच में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कही। वे 1 दिवसीय प्रवास पर नीमच पहुंचे थे। मोहन यादव ने नीमच में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि वर्तमान कोरोना के हालात को देखते हुए आगे किस तरह की स्थिति बनती है, उस आधार पर परीक्षाओं को संपन्न किया जाएगा। उन्होंने जनरल प्रमोशन जैसे निर्णय लेने की बात से इनकार किया। हालांकि उन्होंने कहा कि यदि कोरोना का प्रभाव बढ़ता है तो ओपन बुक प्रणाली से परीक्षा करवाई जा सकती है। अभी परीक्षाएं काफी दूर है, उसके लिए काफी समय बचा हुआ है। अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है। आगे छात्रों के भविष्य को देखते हुए उचित निर्णय लिया जाएगा। यादव नीमच जिले के 1 दिवसीय प्रवास पर आज आए थे, जहां उन्होंने झिरन में महाविद्यालय के भवन का लोकार्पण किया, तो वहीं नीमच के स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में 2 नवीन भवनों का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू सहित अधिकारी व भाजपा नेता मौजूद रहे। भारत माता की जय। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब्बा विप्पा जिंदाबाद। हुए जीवन काल में जिनके यहाँ दोनों ये विचित्रता भरी हुई है, जीवन में जब विद्यार्थी काल में आगे बढ़े तो कौन सी प्रतिभा की कमी थी इनके अंदर? उच्च शिक्षित, सब प्रकार के गुणों से युक्त, बहुत अच्छे खिलाड़ी, रंग रूप यौवन, सबसे आनंद के साथ, लेकिन मन में एक जिज्ञासा, किसी ने ईश्वर देखा क्या? लगातार ईश्वर की इच्छा करते, हम सबको मालूम है। अंततः रामकृष्ण के पास गए और उन्होंने कहा मैंने देखा भी और दिखा भी सकता हूं। और हम देखें कि उस जीवन काल में उनके बाद जब एक बार काली मां से उनका साक्षात्कार हुआ, दोबारा जीवन छोड़ने तक एक बार भी उन्होंने इच्छा व्यक्त नहीं करी कि मुझे ईश्वर से मिलना है, और बल्कि यहां तक कि ईश्वर के उस स्वरूप को याद करने के बाद उन्होंने जो दूसरा शब्द जो उपयोग किया है, भारत भ्रमण के बावजूद भी और बाद में पहले भी, उन्होंने कहा कि मुझे मानव सेवा करना, मानव सेवा में ईश्वर की सेवा है।
देखिए, ये बात हमने हर बार बोला है कि कुल मिलाकर कोरोना के कारण से हमारा लगातार तीसरा साल ये शैक्षणिक सत्र इससे प्रभावित हो रहा है। ऐसे में उच्च शिक्षा की डिग्री का अपना महत्व होना चाहिए और इसी मद्देनज़र हमने पिछली बार भी ओपन बुक परीक्षा प्रणाली के माध्यम से परीक्षा को स्थापित कराया था कि जनरल प्रमोशन ये किसी प्रकार से उच्च शिक्षा में उचित नहीं थी और आज भी इस पक्ष में है कि हम अभी कोरोना में वेट एंड वॉच करने जा रहे हैं। अभी मुख्य परीक्षाओं में पर्याप्त समय उच्च शिक्षा विभाग में लगभग 20 लाख विद्यार्थी हैं जो 16 विश्वविद्यालय और 518 गवर्नमेंट कॉलेज और 1250 प्राइवेट कॉलेज, कुल मिलाकर के 40 प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हैं। तो इनाल हमको लंबे परिदृश्य में अगर सोचना है तो कोशिश ये कर रहे हैं कि ये कोरोना के कष्ट के बावजूद भी 50% छात्र संख्या के बलबूते पर जो अभी हमारे कॉलेज लग रहा है, क्योंकि एक सबसे अच्छी बात कॉलेज में है हमने वैक्सीनेशन को प्राधान्यता दी है और वैक्सीनेशन से ही जीवन की सुरक्षा की गारंटी है। इसलिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इस बात के लिए कोई बंद नहीं है कि हमने अभी कोई निर्णय ले, लेकिन फिर भी वेट एंड वॉच से हम कोशिश कर रहे हैं जितना बेहतर हो सकता है वो जरूर करेंगे, उसी पर हम आगे बढ़ेंगे। वर्तमान में आज नीमच कॉलेज में मैंने कई निर्माण कार्यों के लोकार्पण करने का, कई जगह मंजूर करने का, मनासा में भी 1.5 करोड़ की राशि से लेबोरेटरी वगैरह अन्य जो माननीय विधायक जी ने मांगा उनको भी देने का प्रयास किया है। उच्च शिक्षा में लगभग 900 के आसपास हमारे 900 के आसपास तो 1 लाख के पद है और 500 हमारे जनरल पद ऐसे पीएससी से लगभग 1400 पद इसी सत्र में निकलने वाले हैं, जिसके माध्यम से स्थायी सहायक प्राध्यापक के रूप में हमको मिलेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि इसमें और जितने भी प्रकार के अलग अलग श्रेणी के हमारे अस्थायी प्राध्यापक है वो भी इसका लाभ उठाएं। मेरा प्रयास है कि उच्च शिक्षा में गुणात्मक रूप से भी हमारी गुणात्मकता भी बनी रहे और साथ साथ जो प्रश्न उठते हैं उनके उत्तर भी हम दे पाएँ। रविवार को नीमच के ग्वालटोली के नजदीक स्थित गाडुलिया बस्ती पर अन्नपूर्णा सेवा न्यास के द्वारा गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए सर्व रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की जांच डॉक्टरों द्वारा की गई। शिविर सुबह 9:30 बजे से प्रारंभ हुआ। आयोजक अन्नपूर्णा न्यास समिति के सदस्य अजय भटनागर ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर में अब तक 80 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण करवाया है, जिसमें मोतियाबिंद सहित विभिन्न बीमारियों के कुछ मरीज सामने आए हैं। अन्नपूर्णा सेवा न्यास द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि अन्नपूर्णा सेवा न्यास शहर की अग्रणी सामाजिक संस्था है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, जिसमें अन्नपूर्णा मेडिकल स्टोर, जहां पर कम कीमत में दवाएं लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। इसी तरह अन्नपूर्णा चिकित्सालय, जहां नाम मात्र की फीस में चिकित्सक लोगों का इलाज करते हैं। इसी तरह प्रतिदिन लोगों को 15 रुपए में अन्नपूर्णा रथ के माध्यम से शहर के विभिन्न स्थानों पर भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। अभी तक करीब 80 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आज ये जो कैंप लगा है ये दिव्य दृष्टि प्रकल्प है अन्नपूर्णा सेवा न्यास का। और अन्नपूर्णा सेवा न्यास, जैसा आप सभी को ज्ञात है, निरंतर रूप से सेवा में लगा हुआ है। करीब राशन के किट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, हॉस्पिटल है, मेडिकल स्टोर है, एक रथ चल रहा है जो प्रसादम करके, और हम करीब हर इतवार को या तो चिकित्सा का कैंप लगता है या दिव्य दृष्टि का लगता है। पर आज इस बस्ती के अंदर, जिसको गाड़ोलिया बस्ती नहीं, हम आज से इसका नाम सोच रहे हैं कि महाराणा प्रताप बस्ती नाम रखा जाए, तो इस महाराणा प्रताप बस्ती के अंदर आज दिव्य दृष्टि कैंप के साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी लगा हुआ है, जिसमें शुगर वगैरह सबकी जांच की जा रही है। और अभी तक जो 50-60 जनों का, जो 70-80 जनों का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसमें 10-15 तो हमारे मोतियाबिंद के ऑपरेशन निकल चुके हैं। तो निश्चित रूप से मतलब ऐसे जगह है जहां लोग बाग समझते नहीं कि आँखों की परेशानी क्या होती है। जहां स्वास्थ्य की परेशानी नहीं समझता, वहां आँखों की क्या समझेगा। तो निश्चित रूप से ऐसी बस्तियों में जाके अन्नपूर्णा सेवा न्यास जो है काम कर रहा है। और आज जो है गांधी परिवार ने चंदन मुनि जी महाराज साहब की पुण्य स्मृति के अंदर आज ये जो आयोजन, आज उनके सहयोग है, और निश्चित रूप से उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, एक सपना यही है कि एक नीमच में हॉस्पिटल ऐसा हो जाए जिसमें रियायत दर पे और आधी रात को भी अगर कोई मरीज को कोई परेशानी हो तो इलाज हो। और निश्चित रूप से उसमें समाज को आगे आना पड़ेगा, समाज को सहयोग करना होगा, तभी हम इस प्रकल्प को आगे चला पाएंगे। अभी तक समाज का बहुत अभूतपूर्व सहयोग हमें मिल रहा है हर प्रकल्प में। इसी तरीके से आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा आम जन से कि ज़्यादा से ज़्यादा अन्नपूर्णा सेवा न्यास के साथ जुड़ें। दिव्य दृष्टि, प्रसादम, मेडिकल स्टोर, किसी भी रूप में कहीं भी किसी भी प्रकार का सहयोग करेंगे तो ये सेवा निरंतर आगे चलती रहेगी। अभी जैसे 10-15 मोतियाबिंद को ऑपरेशन वाले मरीज निकले, जो ऑपरेशन के मरीज हैं
उनको हम मतलब चिन्हित कर लेते हैं और चिन्हित करने के बाद उनका इलाज करवाया जाता है। उनके नंबर नोट कर लेंगे और उनका पूरा मोतियाबिंद का बिना किसी शुल्क के पूरा ऑपरेशन होगा। रविवार को मनासा थाना प्रभारी कन्हैयालाल डांगी व पुलिस टीम व तहसीलदार मनोहर लाल वर्मा सहित 100 डायल टीम ने मिलकर मनासा के मुख्य बाजार में पतंग विक्रेताओं की दुकानों की तलाशी ली, जिसमें न्यू लक्ष्मी कंगन स्टोर, विजय स्तंभ की दुकानदार मुकेश पिता बाबूलाल तंबोली व रॉयल रेसिडेंस दुकान पर तलाशी ली गई। यहाँ कई दुकानों की तलाशी ली, जिसमें 49 चाइना डोर मांजे मिले। कार्रवाई कर चाइना की डोर का मांजा जब्त कर थाने लाए व दुकानदार मुकेश तंबोली के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई कर प्रकरण दर्ज किया है। साथ ही प्रशासन ने जिले वासियों से आग्रह किया है कि जिले में यदि कोई भी चाइना डोर का विक्रय कर रहा है तो उसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दे, ताकि उस पर वैधानिक कार्रवाई की जा सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।